Hello everyone, welcome to Master Concept Series of Operating System. ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में अभी तक हम लोग 8 लेक्चर को अच्छे डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड वे में डिस्कस कर चुके हैं. उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस सीरीज से बेनिफिटेड हो सकें. और सारे के सारे जितने भी आपके बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं हम लोग यहाँ पर आपको लिस्ट डाउन करके देते हैं, ठीक है, पीपीटी के फॉर्म में, जिससे कि आपको इजीली वो पॉइंट्स रिमेंबर रहें और आप नोट्स बना सकें इजीली. ठीक है, तो ये जो आपका 9th लेक्चर है ना, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, तो पहले तो सारे के सारे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. देन फिर उसके बाद इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके गेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर, 9th लेक्चर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. यहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, तो सिंपली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत हमें पड़ती क्यों है, जब आपके 2 और मोर देन 2 प्रोसेसेस ओके आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली एंड दे आर यूजिंग द शेयर वेरिएबल. जब वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं और किसी शेयर वेरिएबल को यूज कर रही हैं, तो डेफिनेटली अगर उनको हम सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे कि कौन सी प्रोसेस कब और कैसे उस शेयर वेरिएबल को यूज कर सकती है, तो जब सारी की सारी प्रोसेसेस जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं, शेयर वेरिएबल को जो शेयर कर रही हैं, ठीक है, जो यूज कर रही हैं, तो एक साथ अगर यूज करेंगे डेफिनेटली क्या होगा, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग डील करते हैं आपकी कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस को, कि वो कैसे उस शेयर वेरिएबल को यूज करें जिससे कि कंसिस्टेंट रिजल्ट आपका प्रोड्यूस हो, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आपका प्रोड्यूस ना हो. ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी. इसी के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं जिसके थ्रू हम ट्राई करते हैं कि जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस हैं वो शेयर वेरिएबल को इस तरीके से यूज करें कि कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो. ठीक है, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे पूरी की पूरी जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपका क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी 2 और मोर देन 2 प्रोसेसेस ओके व्हेन दे आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली and they are using a common variable or when they are sharing a common variable. Okay, so if they are not in synchronized manner, अगर वो synchronized manner में नहीं है, आपके शेयर वेरिएबल को यूज नहीं कर रही हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं, तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है यहाँ पर, when multiple processes, 2 or more than 2 processes execute concurrently sharing system resources, मैंने बताया कुछ शेयर कर रही हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल को, सिस्टम के रिसोर्स को या किसी को भी. ठीक है, देन इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स माइट बी प्रोड्यूस्ड. अगर वो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में शेयर नहीं कर रही हैं सिस्टम रिसोर्स को या वेरिएबल को, जो भी वो शेयर कर रही हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आपका क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो पहला पॉइंट तो आपका यही है. दूसरा पॉइंट आपका क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस हैं जो आपके किसी कॉमन वेरिएबल को या कॉमन सिस्टम रिसोर्स को, शेयरेबल रिसोर्स को यूज कर रही हैं, शेयर कर रही हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज ए मैकेनिज्म और टेक्निक दैट डील्स विद द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द प्रोसेसेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, it controls the execution of processes running concurrently to ensure that consistent results are produced. तो उस तरीके से वो जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो मैकेनिज्म होंगी वो क्या करेंगी, जो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस हैं जो किसी सिस्टम के रिसोर्स, शेयरेबल सिस्टम के रिसोर्स को क्या कर रही हैं, शेयर कर रही हैं. ठीक है, तो उनको इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा कि कंसिस्टेंट रिजल्ट आपका प्रोड्यूस हो. किस मैनर में वो उस शेयरेबल सिस्टम रिसोर्स को या वेरिएबल को यूज करें कि कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो. ठीक है, सो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, वही जो मैंने ऊपर आपको बताया, व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली शेयरिंग सम सिस्टम रिसोर्सेस. ओके,
टू अवॉइड द इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, ओके, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। ओके, सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से आपका क्या हो सकता है, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ सकता है, इन रिडंडेंसी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, डेटा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर होती हैं अगर कॉन्करेंटली प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, और इफ दे आर यूजिंग ए कॉमन वेरिएबल और शेयरेबल सिस्टम रिसोर्स, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम अगर हो सकती है, डेटा लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, डेटा लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और आपका इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी अगर होती है तो हम लोग इन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, तो उनको दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझा दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे अगर दो प्रोसेसेस हैं, कोई कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं और किसी कॉमन वेरिएबल को वो यूज़ कर रही हैं, तो अगर वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से उस कॉमन वेरिएबल को या शेयरेबल रिसोर्स को वो यूज़ करें, ठीक है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई दो प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2, कोई दो प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2, ओके, वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं और वो क्या कर रही हैं, एक कॉमन वेरिएबल काउंट यूज कर रही हैं, शेयर कर रही हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, टू प्रोसेसेस P1 एंड P2 आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली, बोथ द प्रोसेसेस शेयर ए कॉमन वेरिएबल नेम्ड काउंट, काउंट नाम के वेरिएबल को शेयर कर रही हैं दोनों प्रोसेस, जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। प्रोसेस P1 ट्राइज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट, प्रोसेस P1 क्या कर रही है, वो काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रही है इस कोड के थ्रू, और प्रोसेस P2 क्या कर रही है, काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट करने की कोशिश कर रही है इस कोड के थ्रू, ओके। P2 ट्राइज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट, ओके। सो ये आपके दो प्रोसेस है P1 एंड P2, ठीक है, ये आपके दो प्रोसेस है P1 एंड P2। तो यहाँ पे काउंट आपका कैसे, यहाँ पे जो काउंट प्लस प्लस है ना, तो अगर इसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हो रहा होगा आपका, तो काउंट आपका 3 इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हो रहा होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे, लोड एक रजिस्टर यूज करेंगे, तो उस रजिस्टर में जैसे मान लो काउंट के लिए मैं R0 रजिस्टर यूज कर लेता हूँ, तो लोड R0 में हम लोग किसकी वैल्यू कर देंगे, काउंट की वैल्यू लोड कर देंगे, देन ये इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में अगर मैं इसको लिखूँ तो, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, INCR करेगा किसको, R0 को, ठीक है, R0 को, मतलब R0 को R0 प्लस 1 कर देगा, ठीक है, और R0 में स्टोर कर देगा। देन थर्ड वन आपका क्या करेगा, वो थर्ड वन आपका क्या करेगा, वो जो R0 की वैल्यू है वो फिर से क्या करेगा, स्टोर कर देगा, ठीक है, R0 की वैल्यू क्या करेगा, स्टोर कर देगा किसमें, काउंट में, जो भी इंक्रीमेंट होकर आएगी, ठीक है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस इसके लिए बनेंगे प्रोसेस P1 के लिए। सिमिलरली डिक्रीमेंट के लिए भी वही 3 इंस्ट्रक्शंस बन जाएंगे आपके। पहले तो आप लोड कर दोगे जो भी काउंट की वैल्यू है किसी रजिस्टर में, ठीक है, किसी रजिस्टर में आप क्या कर दोगे, लोड कर दोगे, ठीक है, किसी रजिस्टर में आप क्या करोगे, लोड कर दोगे, ठीक है। सो यहाँ पर वहाँ पे R0 यूज कर लिया, यहाँ पे मैं R1 यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू को हम लोगों ने R1 में लोड कर दिया। देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन मेरा क्या होगा, यहाँ पर इसको डिक्रीमेंट करोगे DCR, ठीक है, R1, ठीक है। देन थर्ड हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टोर कर देंगे, फिर से स्टोर कर देंगे कहाँ पर, काउंट में, किसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रही है P1 प्रोसेस, तो इन 3 इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इंक्रीमेंट करेगी। पहले जो भी काउंट की वैल्यू रजिस्टर में स्टोर करेगा पहले इंस्ट्रक्शन में, दूसरे में उसको इंक्रीमेंट करेगा, तीसरे में फिर से R0 की वैल्यू रजिस्टर की वैल्यू काउंट में डाल देगा। ये भी 3 इंस्ट्रक्शंस आपके परफॉर्म करेगा टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल, ओके। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, 1 बाय 1 करके समझ लेंगे। यहाँ पे कई सारे केसेस बनाने, आपको केस बना बना के देखने पड़ेंगे, केस बना बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कई सारे केसेस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पहले प्रोसेस P1 आई,
ठीक है, तो P1 ने अपने तीनों इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दिया, P1 ने अपने तीनों इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दिया। पहले प्रोसेस P0 आई, ठीक है, P0 ने अपने तीनों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके इसकी काउंट की वैल्यू को क्या किया, उसने इंक्रीमेंट कर दिया। देन P1 के बाद फिर P2 आई, ठीक है, सिक्वेंसली मैनर में 1 बाय 1 आएंगी तो रिजल्ट आपका इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कई सारे केसेस बन सकते हैं ना। तो पहले P1 पूरी चल गई, उसने इंक्रीमेंट कर दिया, देन P2 आई, वो पूरी तीनों इंस्ट्रक्शन उसने एग्जीक्यूट किया, उसने डिक्रीमेंट कर दिया, तो काउंट का जो रिजल्ट है वो आपका क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है, इस केस में। तो कई सारे केसेस बन सकते हैं। पहला केस तो सिंपल है, द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में भी, अगर ये वाला एग्जीक्यूशन ऑर्डर रखेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। तो देखो P1 आई, पहले P1 आई, P1 ने अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, P1 आई, P1 ने अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, उसने काउंट की वैल्यू को R0 में डाल दिया। तो R0 पहले P1 आई, ठीक है, उसने पहला, तो R0 में मेरा क्या हो जाएगा, R0 में मेरा 5 आ गया, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया तो ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट करेगा, तो R0 में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन थर्ड इंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, मतलब काउंट में फिर से मेरा क्या आ गया, काउंट में मेरा फिर से क्या आ जाएगा, काउंट में मेरा वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जब P1 आई तो P1 ने क्या किया, P1 ने क्या किया, जब तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए तो सिंपली उसने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंपली उसने इसको इंक्रीमेंट कर दिया काउंट की वैल्यू को। देन P2 आएगी, P2 क्या करेगी, अपने तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी। देन P2 आएगी, P2 अपने तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, तो P2 अपने तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी, तो जो भी अभी करंट वैल्यू है, ठीक है, तो वो पहला इंस्ट्रक्शन R1 में किसको डाल देगी, 6 को डाल देगी। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन मेरा क्या हो जाएगा, R1 में डिक्रीमेंट करेगा ना सेकंड में, तो 6 - 1, तो R1 में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन थर्ड में फिर से वो क्या करेगा, काउंट में कितना डाल देगा, आपका 5 डाल देगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या रहा, कंसिस्टेंट रहा, रिजल्ट आपका क्या रहा यहाँ पर, कंसिस्टेंट रहा, रिजल्ट आपका क्या रहा यहाँ पर, कंसिस्टेंट रहा, ठीक है, रिजल्ट आपका यहाँ पे क्या रहा बेटा, कंसिस्टेंट रहा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से किसको चेंज करके कितना कर देगा, 5 कर देगा। तो फाइनल काउंट की वैल्यू कितनी आई, 5 आई यहाँ पर, फाइनल काउंट की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, तो यहाँ पे फाइनल काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनल काउंट की वैल्यू यहाँ पर 5 ही रही, रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट रहा। सेकंड केस में देख लो, द एग्जीक्यूशन ऑर्डर इस तरीके का है कि P2 पहले चल गई, पहले पूरा P2 चल गई, देन P1 चल गई। इस केस में भी क्या रहेगा आपका रिजल्ट, ठीक है, देख लेते हैं, कंसिस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो अगर 1 बाय 1 करके चलेंगी तो रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे चलेगी, मान लो पहले P1 आई, P1 ने एक इंस्ट्रक्शन अपना एग्जीक्यूट कर दिया, वो प्रिंट कर गई, ठीक है, फोर्सफुली उसको CPU से बाहर निकाल दिया गया। देन P2 आई, P2 ने अपने पहले दूसरे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दे, वो भी प्रिंट कर गई। देन उसके बाद P1 फिर से आई। तो मतलब कई सारे केसेस आप बना सकते हो, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या, P2 पहले पूरी चली, देन फिर P1 चली, P2 पहले पूरी चली, मतलब क्या, पहले P2 प्रोसेस आई, तो जो भी काउंट की वैल्यू पूरा फ्रेश लेके स्टार्ट करेंगे वहां से, तो पूरा इसको अभी फ्रेश बना लेते हैं, ठीक है, पूरा फ्रेश लेके स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी दूसरा केस देख रहे हैं हम लोग, अभी क्या देख रहे हैं, दूसरा केस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो केसेस बना के देखने पड़ेंगे पूरे प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में, यही इंपॉर्टेंट है, केसेस बना के देखने पड़ेंगे आपको। P2 आई, P2 ने अपना पूरा एग्जीक्यूट किया, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, उसने R1 में वैल्यू क्या लोड कर दी, 5, ठीक है। फिर उसने क्या किया, डिक्रीमेंट कर दिया, R1 में वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो तीसरा इंस्ट्रक्शन भी उसने एग्जीक्यूट किया अपना, तो अभी काउंट में वैल्यू कितनी आ गई, काउंट में उसने कितना अपडेट कर दिया, 4 अपडेट कर दिया, मतलब काउंट में अभी कितना वैल्यू डाल दिया उसने, 4 डाल दिया, ठीक है। देन अब P2 चल गई, देन P1 आएगी, देन क्या आएगी, P1 आएगी। P1 क्या करेगी, जो भी काउंट में वैल्यू पड़ी है पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके उसको R0 में स्टोर कर देगी, कितनी पड़ी थी, 4 पड़ी थी। देन सेकंड आएगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा, R0 में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 1 5 आ जाएगी। देन काउंट में अभी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो 4 से वो अपडेट करके कितना कर देगा, उसको 5 कर देगा। तो रिजल्ट यहाँ पर भी क्या है आपका, कंसिस्टेंट है। तो जब 1 बाय 1 करके चलेंगे तो कंसिस्टेंट रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड केस में भी काउंट की फाइनल वैल्यू कितनी आई, दोनों चलने के प्रोसेस चलने के बाद 5 आ गई, कितनी आ गई, 5 आ गई, कितनी, 5, कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड केस में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे P1 आई, P1 ने अपना पहला इंस्ट्रक्शन चल गया, प्रिंट कर गई। देन उसके बाद P2 आई, P2 ने अपने तीनों इंस्ट्रक्शन चल दिए, जब P2 कंप्लीट हो गई, देन P1 फिर से रिज्यूम हुई। तो P1 अपना पहला इंस्ट्रक्शन तो चल ही चुकी है ना, तो दोबारा से जब रिज्यूम होगी तो अपना दोबारा से पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, वो फिर रिमेनिंग सेकंड एंड थर्ड को एग्जीक्यूट करेगी,
ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है। तो पहले P1 आई, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, मैं अच्छे समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी, ठीक है, उसको आप लोग करना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग कर लिए थे कि नहीं, ठीक है। तो पहले P1 आई, P1 ने क्या किया, अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया। ये केसेस मैंने बना दिए, ऐसे आप केसेस बना बना के देखते रहना। पहले P2 को ले आना, पहला इंस्ट्रक्शन चला देना, फिर P1 लाना, उसका दूसरा तीसरा चौथा, मतलब ऐसे आप केसेस बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो P1 ने अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, मतलब पहले इंस्ट्रक्शन में P1 में क्या है कि R0 में जो भी काउंट की वैल्यू है 5 है वो स्टोर कर दो, ये यहाँ से प्रिंट कर गई। देन फिर P2 आ गई, ये प्रिंट कर गई यहाँ से, प्रिंट अभी फोर्सफुली वापस बाहर निकाल दिया। एक सपोज आईओ डिवाइसेस की जरूरत है, उसके लिए वो चली गई, अपना आईओ परफॉर्म करने के लिए चली गई, जो भी रीजन रहा हो। तो फिर P2 आ गई, P2 ने अपना पहला दूसरा तीसरा तब से सब चला दिया। तो अब इसने कुछ चेंज वेंज तो किया नहीं है, काउंट वेरिएबल की वैल्यू तो 5 ही है ना। तो P2 ने पहला इंस्ट्रक्शन चलाया, R1 में वैल्यू कितनी मिली उसको, 5 मिली। देन उसने डिक्रीमेंट किया, R1 में वैल्यू कितनी डाल दी, 4। अभी फाइनली उसने काउंट की वैल्यू कितनी अपडेट कर दी, 4। काउंट की वैल्यू उसने कितनी अपडेट कर दी, क्योंकि वो तीनों चल गई, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू उसने कितनी अपडेट कर दी यहाँ पे, 4, ठीक है, 4। देन फिर P1 रिज्यूम हुआ, P1 फिर से रिज्यूम हुआ। तो P1 को काउंट की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, 4 है, 3 है, 2 है, क्या है वो, क्योंकि वो R0 में काउंट की वैल्यू को पहले इंस्ट्रक्शन में लोड कर चुका है और सेकंड इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर R0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट करेगा 1 से 6 हो जाएगी। थर्ड में अभी काउंट की वैल्यू कितनी डाल देगा वो, काउंट में वैल्यू कितनी डाल देगा, 6। काउंट में वैल्यू कितनी डाल देगा वो, 6 डाल देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ गया। अभी यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। तो जब आप बहुत सारे केसेस बना सकते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका जो है इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो 1 बाय 1 करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी प्रोसेस को पहले भेज दो, पहला दूसरा इंस्ट्रक्शन करके वो प्रिंट हो जा रही है, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से प्रिंट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक उसको आईओ ऑपरेशन चाहिए या फोर्सफुली प्रिंट कर दिया गया सीपीयू से, उसका हमें कुछ नहीं देखना, हमें उससे प्रिंट करा करा के केसेस देख लेने। तो पहला ये तीसरा केस हो गया, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 6 आ गई। चौथे केस में आप क्या करो, P2 को पहले लाओ, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा दो, उसको प्रिंट करा के, देन फिर P1 को पूरा एग्जीक्यूट करा के, फिर P2 के जो सेकंड और थर्ड बचे हुए उनको रिज्यूम करा दो, ठीक है। ऐसे ही आप केसेस बना बना के देखते रहो। जैसे आप P2 को यहाँ लाए, पहले आपने क्या किया, P2 को पहले चला दिया, ठीक है, P2 को आपने क्या किया, पहले चला दिया। फ्रेश केस लेके चलते हैं, अभी फ्रेश केस लेके चलते हैं। तो सबके लिए आपको ऐसे केसेस बना के देखने पड़ेंगे। पूरे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सिर्फ आपके केस बनाने का ही खेल है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, बेटा यहाँ पर, तो मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ कि अगर कोई कॉमन वेरिएबल या शेयरेबल सिस्टम रिसोर्स यूज कर रही है और सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पे इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, लॉस ऑफ डेटा भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। मैंने वो दोनों प्रॉब्लम्स बताई हैं आपको। तो P2 को पहले लेकर आए, ठीक है। P2 ने पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, मतलब R1 में उसमें काउंट की वैल्यू 5 डाल दी, उसके बाद वो प्रिंट हो गई यहाँ से, ठीक है। देन P1 को लेकर आए, P1 ने क्या किया, अभी काउंट की वैल्यू उसने चेंज वगैरह तो की नहीं है, तो P1 ने क्या किया, R0 में क्या ले लिया, 5 ले लिया। देन इंक्रीमेंट किया सेकेंड वाले में, R0 कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। एंड थर्ड मेरा काउंट में अभी वैल्यू कितनी डाल दी उसने, 6 डाल दी। काउंट में वैल्यू कितनी डाल दी उसने, 6 डाल दी। काउंट में वैल्यू कितनी डाल दी उसने, 5 से 6 डाल दी, पूरा चल गई ना। उसके बाद फिर P2 को रिज्यूम किया, तो P2 को मतलब नहीं है कि काउंट में वैल्यू कितनी पड़ी है, 5 3 4 कितनी है, क्योंकि वो पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर चुका है, R1 में 5 वैल्यू डाल चुका है वो, ठीक है। वो सेकंड और थर्ड से रिज्यूम होगा। सेकंड इंस्ट्रक्शन में क्या करेगा, R1 को डिक्रीमेंट कर देगा, 5 - 1 4 कर देगा। देन थर्ड में क्या कर देगा, वो काउंट में कौन सी वैल्यू डाल देगा, 4 डाल देगा। काउंट में कौन सी वैल्यू डाल देगा, 4 डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो आपका ये काउंट वेरिएबल है, ठीक है, जो आपका काउंट वेरिएबल है जो, ठीक है, 6 था, उसको कितने से अपडेट कर देगा, 4 से। तो यहाँ फाइनल काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। फाइनल काउंट की वैल्यू केस 4 में कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो यहाँ भी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। केस 5 देख लो, सपोज आप P1 का पहला इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, P1 का दूसरा कर दिया, देन आप प्रिंट कर दिए। देन P2 लेकर आए, ठीक है, P2 का पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, देन P2 को भी प्रिंट कर दिया। देन P1 को फिर से रिज्यूम किया, उसका तीसरा करा दिया, P2 को फिर से रिज्यूम किया, उसका भी तीसरा कंप्लीट करा दिया। सो दीज आर दी केसेस, आपको बना के देखने पड़ेंगे केस, ठीक है। तो पहले आप P1 को लेकर आए, आपने क्या किया, P1
कि 2 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा दिए, ठीक है। P1 ने पे क्या किया, पहले R0 में जो इनिशियल 5 डाल दी और फिर R0 को उसने इंक्रीमेंट भी कर दिया, 6 कर दिया, तो 2 इंस्ट्रक्शन के बाद उसको प्रिंट कर दिया। देन मेरी अभी क्या आई, P2 आई। P2 ने क्या किया, अभी काउंट की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि ये दो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके ही प्रिंट कर गई। देन P2 आई, उसने भी पहला दूसरा अपना चल दिया, तो यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन में R1 में कितना डाल दिया उसने 5, और सेकेंड इंस्ट्रक्शन R1 में कितना डिक्रीमेंट कर देगा 4, फिर ये भी प्रिंट हो गई यहाँ से। फिर हमने P1 को रिज्यूम किया, थर्ड इंस्ट्रक्शन उसका क्या था, उसने क्या किया, काउंट में 6 डाल दिया। यहाँ तक तो चल ही चुकी थी, तो सीधे R0 की वैल्यू लोड कर देगी काउंट में, ठीक है, तो 6 कर दिया। देन फिर P2 को रिज्यूम किया, तो लास्ट में अपना थर्ड इंस्ट्रक्शन ये भी चलेगी, तो थर्ड में ये क्या कर देगी, अपना ये भी काउंट में कितना डाल देगी, काउंट में 4 डाल देगी, ठीक है, कितना डाल देगी 4। तो इस वाले केस में भी फाइनल काउंट की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, ठीक है। तो आई थिंक ये केसेज आप बना बना के देख लोगे, ऐसे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक होती है आपकी रेस कंडीशन, जब आपका फाइनल आउटपुट, ठीक है, आपके एग्जीक्यूशन ऑर्डर और प्रोसेसेस पे डिपेंड करे, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेस कंडीशन। दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर देखो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली हो रहे हैं, ठीक है। सो ये रेस कंडीशन मैंने आपको बताया, जब फाइनल आउटपुट आपका जो प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करे एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। पिछले वाले एग्जांपल में देख सकते हो, जब ना हमने एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स डिफरेंट बनाए तो फाइनल आउटपुट भी आपका डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग रेस कंडीशन कहते हैं, इस वर्ड को याद रखना। द फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेस कंडीशन कहते हैं। Several processes compete with each other. The above example is a good illustration of race condition। जो ऊपर वाला एग्जाम्पल मैंने बताया अभी हम लोगों ने किया, जहाँ पे इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे थे, जब हम लोग एग्जीक्यूशन ऑर्डर चेंज कर रहे थे प्रोसेसेस के, ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है, और रिजल्ट भी आपका जो प्रोड्यूस हो रहा था वो भी चेंज हो रहा था, तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है रेस कंडीशन, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एक डेफिनेशन है ये वाली। द फाइनल आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो डिपेंड करे एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ दी प्रोसेसेस, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग रेस कंडीशन कहते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख ही चुके हैं, वो रेस कंडीशन का एग्जाम्पल था, ठीक है। वहां पर जब एग्जीक्यूशन ऑर्डर चेंज कर रहे थे प्रोसेसेस के, तो रिजल्ट भी काउंट का आपका चेंज, फाइनल रिजल्ट भी आपका चेंज हो रहा था, ठीक है, वेरी कर रहा था, तो वो रेस कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, गेट में पूछा गया था, रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है। The following two functions P1 and P2 that share a variable b, okay, with an initial value of 2 execute concurrently, okay। तो यहां पर एक वेरिएबल b वो लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल है b जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 2 है, ओके। ये पूछ रहे हैं आपसे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज दैट बी कैन पॉसिबली टेक आफ्टर द एग्जीक्यूशन इज, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आपका वी की हो सकती है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं वी की, अगर इनको डिफरेंट एग्जीक्यूशन ऑर्डर रखे हैं दोनों प्रोसेस P1 और P2 का, ठीक है, तो कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, वो आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन में 3, 2, 5, 4, जैसे वहां पर 5 था, 4 था और 6 था, तो वहां पर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी जो हमने पिछला एग्जाम्पल किया था, तो ठीक है, किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करोगे तो 3 ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी आपकी, 5, ओके, 4 और 6 वहां पर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी इनको भी केसेस बना के देखो, डिफरेंट एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स बनाकर देखो और बताओ कि कितनी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज बी की हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। तो आई थिंक इसको आप कर लोगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि सर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि मुझे लगेगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन वे में यहाँ पे मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। जितने भी अभी तक लेक्चर डिस्कस किए हैं उनमें क्वेश्चंस भी मैंने साथ में रखे हैं कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में किन किन बातों को आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, बट किन किन बातों को रिमेंबर रखना है वो भी उन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो पहला तो आप सीक्वेंस, पहला केस आप क्या बना सकते हो यहाँ पर,
पहले केस में आप क्या करो भाई, आप क्या करो, ठीक है, यहाँ पे पहले केस में आप क्या करो कि ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन है P1 का, ये आपका दूसरा इंस्ट्रक्शन है P1 का, ये P2 का पहला इंस्ट्रक्शन है, P2 का दूसरा इंस्ट्रक्शन है। तो पहले केस में तो वो सिंपली एक केस बना लो, पहले दो केस तो आप बना ही लोगे, ठीक है। आप P1 को पहले ले आओ मान लो, ठीक है, P1 का भी P1 का आपने 1 करा दिया, P1 का आपने 2 करा दिया, देन आप P2 को लेकर आए, उसने भी अपना 1 किया एग्जीक्यूट किया इंस्ट्रक्शन, उसने भी अपना 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया। ये तो पहला केस है। दूसरा केस भी आप सिंपली बना सकते हो, ठीक है, मतलब आप P2 को लेकर आए, P2 पहले आई, उसने अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, दूसरा इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट कर लिया, देन फिर P1 आई, P1 ने भी अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया और P2 ने भी अपना पहला इंस्ट्रक्शन क्या किया, P1 ने भी अपना दूसरा इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है, P1 ने भी अपना दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। तो एक तो ये दो केसेस तो आप बना ही सकते हो सिंपली, P1 ने भी अपना दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया। ऐसी बहुत सारे केसेस बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। केस 3, मान लीजिए P1 आई, P1 ने अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, प्रिम्प्ट कर गई, देन P2 आई, P2 ने अपना पहला भी कर लिया, उसके बाद P2 ने अपना दूसरा भी कर लिया, देन फिर P1 को रिज्यूम किया गया, P1 ने अपना बचा हुआ दूसरा इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट कर लिया। ऐसी बहुत सारे केस बना लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज बी की रह सकती हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी क्या करो, P2 आई, मान लो P2 पहले आई, उसने पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, प्रिंट कर गई, देन क्या किया, P2 आई, P1 आई, P1 ने अपना पहला भी किया और दूसरा भी किया, देन फिर P2 को रिज्यूम किया, ठीक है, देन फिर P2 को रिज्यूम किया, ठीक है। तो P2 के बाद फिर P1 आई, उसने अपना पहला भी कर लिया और P1 ने अपना दूसरा भी कर लिया, देन फिर P2 को रिज्यूम किया और उसने वो अपना दूसरा करके गई। ऐसी बहुत सारे केस बन जाएंगे। केस 5 बना लो, ठीक है, केस 5 मान लीजिए P1 आई, P1 ने अपना पहला एग्जीक्यूट किया, प्रिंट कर गई, P2 आई, P2 ने अपना पहला एग्जीक्यूट किया, प्रिंट कर गई, देन P1 को रिज्यूम किया, उसने दूसरा अपना एग्जीक्यूट किया, ठीक है, कंप्लीट हो गई, देन उसके बाद P2 को रिज्यूम किया गया, वो भी अपना दूसरा करके चली गई, ठीक है। और भी केस बन सकते हैं, तो केस बना के सारे देख लो, ठीक है। और कौन सा केस बन सकता है, मान लो P2 पहले आई, उसने अपना पहला एग्जीक्यूट किया, प्रिंट कर गई, फिर P1 आई, उसने अपना पहला एग्जीक्यूट किया, प्रिंट कर गई, देन P2 को रिज्यूम क्यों करो, पहले वो अपना दूसरा कंप्लीट करके जाएगी, देन फिर P1 रिज्यूम होगी, P1 भी अपना दूसरा कंप्लीट करके जाएगी। तो दीज आर द केसेस। अब इन सारे केसेस को क्या कर लो, 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट कर लो और देख लो कि वी की कौन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। तो पहले केस में क्या आएगा भाई, पहले P1 आई, तो P1 ने क्या किया भाई, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, C इक्वल टू B माइनस 1, इनिशियल वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। V इक्वल टू 2 इंटू C, ठीक है, 2 इंटू C, तो V में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो 2 को 2 से रिप्लेस कर देगी, ठीक है, 2 ही है वहां पे, 2 ही डाल देगी, ठीक है। देन उसके बाद P2 आएगी, P2 क्या करेगी, D इक्वल टू 2 इंटू B, ठीक है, D में कितनी वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, D में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। B इक्वल टू D माइनस 1, V इक्वल टू D माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस 1 3, तो V में अभी कितनी चली गई, 3 चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस केस में, पहले वाले केस में वैल्यू कितनी है V की, पहले वाले केस में V की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। दूसरा वाला केस देख लो, दूसरा केस देख लो, ठीक है, दूसरा केस देख लो, दूसरा केस देख लो, ठीक है, दूसरा केस देख लो। जब P2 पहले आ रही है तो P2 आई, B की वैल्यू उसने यहाँ पे, दूसरा केस देख लो, ठीक है। तो जब आप खुद से करोगे तो बहुत सिंपल है ये सारी चीजें, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत इजी टॉपिक है, बच्चों को टफ लगता है, बट एक्चुअली में टफ है नहीं, ठीक है, एक्चुअली में टफ नहीं है ये। फ्रेश केस लेके करेंगे यहाँ पे 2 था, तो D इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि D में वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। B में D माइनस 1, B में कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, इसको 3 से रिप्लेस कर दो। देन फिर P1 आएगी, P1 C में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 है ना अभी, तो 3 एक्सेस करेगी वहां से, 2 आ जाएगी। देन V में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 अपडेट कर देगा। तो दूसरे वाले केस में V की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। तीसरे वाले केस में देख लो, ठीक है, फिर से फ्रेश लेके करो इसको, तीसरे वाले केस में देख लो, ठीक है, तीसरे वाले केस में देख लो, यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी है, फाइनल वैल्यू 2 है अभी,
इनिशियल, फिर से इनिशियल लेके करेंगे ना, ऐसी हर केस में देखेंगे। तो जब P1 आई, ठीक है, P1 आई, P1 ने सिर्फ C की वैल्यू कितनी कर दी, 1 कर दी, तो यहाँ प्रिंट कर गई। देन P2 आई, P2 ने क्या किया, जो अभी इसने अपडेट तो किया नहीं, तो D की वैल्यू 4, V की वैल्यू कितनी 3, ठीक है, इसने अपडेट कर दी, यहाँ पे 2 से क्या कर दिया इसने 3 कर दिया। इसको कोई मतलब नहीं है, C की वैल्यू पहले ले चुका है, ठीक है, C की वैल्यू क्या ले चुका है, पहले ले चुका है, तो V इक्वल सेकेंड यहाँ से ये प्रिंट रिज्यूम करेगा। 2 इंटू C की वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगी, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो यहाँ से 3 को रिप्लेस करके कितना कर देगा, वो 2 कर देगा। तो इस वाले थर्ड वाले केस में V की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। देन फोर्थ वाले केस में देख लो, फोर्थ वाले केस में देख लो कितनी आएगी, फोर्थ वाले केस में देख लो कितनी आएगी, ठीक है, फोर्थ वाले केस में देख लो कितनी आएगी, तो इनिशियल लेके करेंगे फिर से। फोर्थ वाले केस में देख लो, जब P2 आई तो उसने पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, D की वैल्यू कितनी डाल दी, 4 डाल दी, वो प्रिंट हो गई, ठीक है। देन P1 आई तो दोनों एग्जीक्यूट कर दिए अपने, C की वैल्यू कितनी यहाँ पर हो जाएगी 1 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो उसने 2 से 2 को रिप्लेस कर दिया, 2 से फिर 2 डाल दिया इसने, ठीक है। फिर P2 आएगी, P2 को मतलब नहीं वहाँ कितना है, क्योंकि वो पहला इंस्ट्रक्शन अपना एग्जीक्यूट कर चुकी है, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो इस केस में भी वो क्या इसको 3 से रिप्लेस कर देगी, ठीक है, 3 से रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ पर भी V की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाले केस में 3 आ गई, V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो अभी तक तो आपको कितनी मिली 3 4 2 ओनली। फिफ्थ वाले केस में देख लो भाई, फिफ्थ वाले केस में P1 आई, पहला एग्जीक्यूट किया, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 2 है, मैं कर दे रहा हूँ, तो C की वैल्यू पहला एग्जीक्यूट किया तो C इक्वल टू कितना है 1, पहला एग्जीक्यूट करके प्रिंट कर गई। देन P2 आई, P2 ने भी C की वैल्यू 2 देखी और इसने D की वैल्यू कितनी कर दी 4 कर दी, ये भी प्रिंट कर गई। देन फिर से फिर P1 आई, उसने दूसरा एग्जीक्यूट किया तो V की वैल्यू को कितना कर दिया 2 कर दिया उसने, ठीक है, B की वैल्यू को कितना कर दिया 2 कर दिया। देन फिर P2 रिज्यूम हुई, ठीक है, P2 रिज्यूम हुई तो V की वैल्यू कितनी है, पहला वो भी चल चुकी है 3, तो ये कितना फाइनली कितनी कर देगी 3 कर देगी, तो इस केस में भी आपकी V की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। लास्ट वाले केस में देख लो, P2 पहले आया तो उसने D इक्वल टू 4 चल दिया, ठीक है, प्रिंट हो गई। P1 पहले आया तो उसने किसी ने चेंज तो नहीं की, फाइनली इसमें भी V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। तो अभी तक आपको कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली इन सारे केसेस में 3 4 2 3 4 2, ठीक है, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली B की 2 मिला, ठीक है, एक जगह 3 मिला, 3 बार बार मिल रहा है, 4 मिला, ठीक है, तो कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली आपको 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके, ठीक है। एक आपका होता है क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, हर एक प्रोसेस में आपका एक क्रिटिकल सेक्शन पोर्शन होता है। हर एक प्रोसेस आपके 2 सेक्शन में डिवाइड होती है, क्रिटिकल सेक्शन और नॉन क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन बेटा आपका वो प्लेस होता है जहां पर सेरेबल रिसोर्सेज रखे होते हैं, जहां पर प्रोसेसेस जो है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उन सेरेबल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन किसी भी प्रोग्राम का वो पोर्शन है जहां पर सेरेबल रिसोर्सेज रखे होते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ओके, दे कैन शेयर दो रिसोर्सेज जो क्रिटिकल सेक्शन में रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको समझना है बस इतना सारा, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। क्रिटिकल सेक्शन इज अ सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम वेयर ए प्रोसेस एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्सेज ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। वो पोर्शन होता है, वो पार्ट होता है आपके प्रोग्राम का जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस आपके शेयर कर सकती हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकती हैं। If multiple process access the critical section concurrently, then results produced might be inconsistent. और शेयरेबल जो आपका क्रिटिकल सेक्शन भी होता है वो भी शेयरेबल है ना, तो अगर एक से ज्यादा प्रोसेस एक साथ एक्सेस करेंगे क्रिटिकल सेक्शन को तो डेफिनेटली इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, वो देख कर ही आ रहे हैं हम लोग पीछे, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो अगर एक साथ बहुत सारी प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन को शेयर करना चाहेंगी जहाँ पे शेयर रिसोर्सेज पड़े हैं तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, और ये प्रॉब्लम आपकी क्या कहलाती है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहलाती है। इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म है, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, वो देखेंगे, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है, प्रोग्रेस है, बाउंडेड वेट है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, तो इन सब के थ्रू सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। Synchronization mechanism allows the process to access critical section in a synchronized manner to avoid the inconsistent results. Yes, ठीक है। For every critical section in the program, a synchronization mechanism adds, okay,
तो मैंने बताया ना, जो आपके प्रोसेस होता है वो आपके 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल। जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो शेयरेबल होता है। तो अगर एक साथ कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगे, कोई भी आए और क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सके, कोई भी प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस जो एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, कोई भी आए और क्रिटिकल सेक्शन में जाकर उसको एक्सेस कर सके, तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, हमने हर एक क्रिटिकल सेक्शन का एक एंट्री कोड होता है और एक आपका एग्जिट कोड होता है। जब कोई प्रोसेस आएगी उस क्रिटिकल सेक्शन में जो शेयरेबल रिसोर्सेज है उनको यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, तो पहले उसको एंटी सेक्शन कोड चलाना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फाई करेगी देन ओनली द प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, अदरवाइज वो एंटर नहीं कर सकती। सो एक एंटी सेक्शन कोड होता है आपका क्रिटिकल सेक्शन से पहले, और जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगी तो एक एग्जिट सेक्शन कोड भी होता है, उसको एग्जीक्यूट करके बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू यहाँ पे शो कर दिया है। तो क्रिटिकल सेक्शन दो पोर्शन होते हैं, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो क्रिटिकल सेक्शन होता है जहाँ पे शेयरेबल रिसोर्सेज हैं, जो प्रोसेस यूज करेंगी ड्यूरिंग द कॉन्क्रेंटली एग्जीक्यूशन, एक्सेस करेंगी, तो एक एंटी सेक्शन कोड रख देते हैं, एक एग्जिट सेक्शन कोड रख देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई उसके अंदर जाना चाहती है तो एंटी सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करेगी, जब तक चाहे वो क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर सकती है। एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद वो यूज कर लेगी तो बाहर निकल के आएगी, तो कि दूसरी प्रोसेस को मौका मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने का, और वो तभी जा सकती है जब उस एंटी सेक्शन कोड को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं जा सकती, ठीक है। एंटी सेक्शन आपका क्या होता है, इट एक्ट्स एज ए गेटवे, जैसे कि आपका फायरवॉल होती है, ठीक है, फायरवॉल होती है, किसी भी अंदर नेटवर्क में जाने आने वाली चीज़ को वेरीफाई करती है। जैसे कि आपका कॉलेज में जो आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है, ठीक है, वो एक तरीके से गेटवे ही होता है, फायरवॉल की तरह ही काम करता है, मतलब वेरीफाई करता है, ठीक है। सो इट्स एक्ट्स ए गेटवे फॉर ए प्रोसेस टू एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। जब सेटिस्फाई करेगा एंटी सेक्शन कोड को तभी उसके अंदर जा पाएगी। इट इंश्योर्स दैट ओनली वन प्रोसेस इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम, मैंने बताया ना आपको, ठीक है। It does not allow any other process to enter inside the critical section if one process is already present inside it. तो एंटी सेक्शन कोड इसलिए लगा के रखते हैं कि अगर एक प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है, क्रिटिकल सेक्शन के रिसोर्सेज का यूज कर रही है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो दूसरी प्रोसेस ना जा पाए, ठीक है। अगर दूसरी प्रोसेस भी चली जाएगी और उसी टाइम पर वो भी यूज करने लगेगी क्रिटिकल सेक्शन को, तो डेटा इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा ना, लॉस ऑफ डेटा की प्रॉब्लम आ सकती है ना, ठीक है। तो इसलिए एंटी सेक्शन कोड लगाते हैं। एग्जिट सेक्शन, इट्स एक्ट्स एज एन एग्जिट गेट फॉर ए प्रोसेस टू लीव द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, जब कोई लीव करेगी तब किसी दूसरी प्रोसेस को मौका मिलेगा। व्हेन ए प्रोसेस टेक्स एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन, सम चेंजेस आर मेड सो दैट अदर प्रोसेसेस कैन एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। एग्जिट सेक्शन कोड क्यों रखा हुआ है कि जब यूज करके कोई प्रोसेस बाहर निकलेगी तो जो वेरिएबल्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, उनमें कुछ चेंजेस करेगी वो, ठीक है। तो जब बाहर निकल के आएगी तो जो चेंजेस उसने किए हैं उनके साथ फिर दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है, ठीक है। तो अभी तक भी हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन क्या होती है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, आपका प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। मैं फिर से आपको एक बार मोटा मोटा रिवाइज करा देता हूँ। प्रोसेस जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस ओके कॉन्क्रेंटली एग्जीक्यूट हो रही होंगी एंड दे आर शेयरिंग ए शेयरेबल रिसोर्स, ठीक है, किसी भी शेयरेबल रिसोर्स को शेयर कर रही होंगी, अगर वहां पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा उन प्रोसेसेस के बीच में कि वो कब और कैसे उस शेयरेबल रिसोर्स को यूज कर सकती हैं, तो डेफिनेटली वहां पे इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, लॉस ऑफ डेटा की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोग सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू देखा भी कि कैसे अगर हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, ओके, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इफ दे आर यूजिंग ए कॉमन वेरिएबल और इफ दे आर शेयरिंग ए कॉमन वेरिएबल, ओके, तो कैसे वहां पे इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा था। एक गेट का क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने वहां पे, फिर हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन देखा। क्रिटिकल सेक्शन वो पोर्शन है आपका, ठीक है, आपके प्रोग्राम का या प्रोसेस का, ठीक है, जहां पे शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एक्सेस करती हैं, ठीक है। तो अगर उनको भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे कब कैसे क्रिटिकल सेक्शन के रिसोर्सेज का वो यूज कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं, तो डेफिनेटली वहां पर भी इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हर एक प्रोसेस के दो सेक्शन होते हैं, क्रिटिकल सेक्शन एंड नॉन क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन मतलब जहां पे शेयरेबल रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, ठीक है,
तो वहाँ पर हमने एक एंट्री सेक्शन कोड रख दिया, एक एग्जिट कोड रख दिया, ठीक है। तो एट ए टाइम कोई एक ही प्रोसेस आपके एंट्री सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है, जब वो कंप्लीट करके बाहर निकल के आएगी देन दूसरी जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने एंट्री कोड और एग्जिट कोड रख दिया, ठीक है। एक रेस कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी, जब आपके फाइनल आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रहा है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेस कंडीशन, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में हम लोग सारी चीजें डिस्कस की हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी, ओके, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 9 लेक्चर डिस्कस किए हैं, इस लेक्चर को मिलाकर टोटल 9 लेक्चर डिस्कस किए हैं। हर एक लेक्चर में मैंने आपको कुछ गेट की प्रॉब्लम्स कराई हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए उन्हीं कॉन्सेप्ट से कैसे आप गेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो भी डिस्कस किए हैं क्रिस्टल क्लियर मैनर में, ठीक है। तो अगर क्रिस्टल क्लियर मैनर में चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं तो जस्ट कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, ओके, कि यस सर सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो रही है चीजें और समझ में आ रहा है जो आपने पढ़ाया, और प्रॉब्लम्स भी सारी PYQs लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, और प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, हम लोग 3 और 4 में डिस्कस किए हैं। CPU शेड्यूलिंग हम लोग 5, ओके, 6, 7 3 लेक्चर में डिस्कस किए हैं। 8th लेक्चर में मैंने थ्रेड डिस्कस किया और उससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने डिस्कस किए, ठीक है। 9th लेक्चर में अभी हम लोगों ने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर का पहला चीज डिस्कस किया कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देन फिर 9th लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। बहुत सारी मैकेनिज्म है, ठीक है, आपका लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है, प्रोग्रेस है, बाउंडेड वेटिंग है, ठीक है, ये ठीक है, और आपका आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, ये सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे 10th लेक्चर में। 11th में फिर हम लोग सीमाफोर डिस्कस करेंगे, बाइनरी एंड काउंटिंग सीमाफोर, ओके, बाइनरी एंड काउंटिंग सीमाफोर डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस मैं एक ही लेक्चर में कर दूंगा, इन सारे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के आपको एक पिक्चर दे दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन फिर आपका 11th लेक्चर के बाद 12th लेक्चर है, ठीक है, 12th लेक्चर में हम लोग 12 और 13 में कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, रीडर राइटर प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। देन 13th लेक्चर में डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा 13 लेक्चर्स में, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप की हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है PYQ, सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हर एक टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद 14 और 15th लेक्चर में डेडलॉक डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आपका 16, 17, 18th लेक्चर में मेमोरी मैनेजमेंट, देन 19th में डिवाइस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और 20 में फाइल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग का रोड मैप रहने वाला है, पहले ही मैं आपके साथ रोड मैप डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर आप इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को लाइक कर रहे हैं, आपको एंजॉय, अगर आप इसको रियली एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।